हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। हम अंटार्कटिका की मैपिंग जो है आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। याद रखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे मान लें। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद ही कि इसमें अंटार्कटिका की मैपिंग कराई गई है, वो इस वीडियो को या तो देखेंगे ही नहीं और देखेंगे भी तो एक सुपरफिशियल मैनर में, एक बार सतही तौर पर देखकर आगे बढ़ जाएंगे। बट याद रखें, मैं उन एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं जो लिटरली यूपीएससी को डेडिकेशन के साथ, अपने पूरे एफर्ट के साथ जो है वो देना चाहते हैं और उनके अंदर स्पिरिट है। याद रखिए, ये इज गेम ऑफ स्पिरिट। यूपीएससी एक स्पिरिट का गेम है। अगर आपका एंथू हाई है, आपकी स्पिरिट अच्छी है, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने या किसी साधन को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को एंगेज रखने के लिए या फिर अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए यस मैंने अटेम्प्ट दिया, अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो भी बुरी बात नहीं है, आप पढ़ ही रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट थिंग। बट ये याद रखें, अगर क्लियर करना है एग्जामिनेशन, आपने सोच रखा है कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आपको इस प्रकार की चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा। ये एग्जाम एक रेस है, रेस में सभी दौड़ रहे हैं, फाइन। और याद रखें, जो ऐसी सिली मिस्टेक्स करेगा उसको आगे जाके जो है इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप इसे जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, याद रखिए कि इससे रिलेटेड प्रश्नों में जैसे पेंगुइन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्नों में जो है वो रिसर्च सेंटर से प्रश्न आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम डिटेल में कवर आज की इस क्लास में कर लेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, याद रखें कि अगर आप इसी मैनर में अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड मैनर में माइन्यूट क्लियरिटी के साथ, जहां आपकी प्रिपरेशन क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड 24 कैरेट गोल्ड की तरह आप जो है उसे तैयार करें, अगर आप ये चाहते हैं तो आपके लिए जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है अभी भी। याद रखिए कि जो हमारा P2I बैच है, इसमें बैच सेकंड ये GS फाउंडेशन बैच है। और याद रखें कि इसमें जो ये बैच सेकंड आप देख पा रहे हैं, याद रखिए ये तीनों वैलिडिटीज में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। ये याद रखिए कि इसमें वैलिडिटीज को आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि याद रखिए कि ये बैच जो है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से है। 23 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। आप लेट हो रहे हैं, 31 अक्टूबर इज लास्ट डेट। अगर आप 2024 को फोकस कर रहे हैं तब की कंडीशन में, तो फिर ये आपके लिए जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज SIP प्रोग्राम, ये याद रखिए। अब मैं किस प्रकार से आपको जो है इस पर कॉन्फिडेंस फील कराऊं। याद रखिए कि 2024 से पहले अगर आपको आप अपनी जर्नी को 100% और इस प्रकार से कि वो क्लियर हो ही एग्जाम, याद रखें काम चलाने के लिए तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 4 महीने में पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप सच में एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना चाहते हो तो याद रखिएगा कि SIP प्रोग्राम में प्री ओरिएंटेड सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। SIP मतलब सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में ये आपका क्रैश कोर्स होगा जो इस सारी वैलिडिटीज में इंक्लूडेड है। और इवन आप पाएंगे कि आपकी जो क्लासेस चल रही होंगी उसके पैरेलली ये क्लास चलेगी, तो आपके लिए प्री स्पेसिफिक चीजें कवर होंगी। आप इस चीज को समझिए कि आपका जो सक्सेस है उसके परसेंटेज काफी इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप जो है इसमें आते हैं। ये याद रखें, ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ सीनियर अगर आपसे कहूं तो याद रखिए कि अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ समय हुआ है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2024 आपके लिए इजीली क्रैकेबल होगा अगर आप यहां पर जो है जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो। क्लियर? पहली चीज याद रखें। दूसरी चीज कि अगर आपको ऐसा लगता है, ये एक सेकेंडरी चीज है, मैंने प्राइमरी आपके लिए एडवाइस बताया, अभी सेकेंडरी अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भाई इट इज लाइक अप्रिशिएशन फॉर मी और हमारी टीम के लिए कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो याद रखें आपको जो है ये कोर्सेस फिर इस कॉस्ट पर मिलेंगे। विदाउट कोड थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो हाई होगा, इस कोड को यूज करने पर आपको ये प्राइजेस डायरेक्टली शो होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये मेरा कोड है, ये AK लाइव जो है मेरा कोड है, अगर आप यूज करते हैं तो। बाकी एडवाइस मेरी याद रखिएगा कि अगर आप कोर्सेस प्रिवेल करेंगे तो आपकी जर्नी एक स्टेप अहेड होगी। अगर आप इस कॉस्ट पर करना चाहते हैं, इस कीमत पर करना चाहते हैं, तो फिर ये जो है ये मेरा कोड है। इससे सिर्फ इतना होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे एफर्ट जो है वो कैसे रहे, यानी कि मेरा पढ़ाना या मेरा एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को किस प्रकार से समझ में आया, ये पता चलता है।
तो आप याद रखें कि ये बैच में, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो सारे स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े हैं, अब वो अपने आप को जो है एक एडवांस फॉर्म में लेकर आएंगे और आप सभी मिलकर जो है इस बैच में हम और आप आपके लिए जो है एक नया पाथ बनाएंगे सक्सेस का। तो मिलते हैं उस बैच में। और साथ ही अब हम यहां स्टार्ट करते हैं एंटार्क्टिका के बारे में। ध्यान से देखिए, याद रखिएगा, ये जो एंटार्क्टिका है इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको समझाऊं, पहले हम उसे जो है ओवरव्यू लें और फिर इस प्लॉटिंग पर हम आते हैं। एज इट इज आपको ये अपनी कॉपी पर प्लॉट करना है, इस चीज को अपने माइंड पर बेहतर तरीके से कंसोलिडेट कर लें। क्लियर? ये मैप आपको करना है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि आप जो है इसे मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दीजिएगा, कोई ना कोई बच्चा आपको जो है वो अवश्य ही लिंक प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? तो चलिए अब हम जो है इस पर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि हम देखने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में, और यह भी याद रखिएगा कि अंटार्कटिका जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका महाद्वीप, अब समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो याद रखें कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये सबसे दक्षिण में आने वाला महाद्वीप है। अब आपको लगेगा कि ये तो हमें पता है, आप देखते जाइए, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी जो बेसिक है और एडवांस तक जाएगी। फाइन, तो याद रखें कि अंटार्कटिका जो है ये मानकर चलिए कि ये जो है सबसे दक्षिण में स्थित दक्षिणतम महाद्वीप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि इस महाद्वीप के कुछ और नाम हैं। फाइन, आपको ये नाम पता होने चाहिए और ये याद रखें कि ये नाम जो है आपको आगे यूज होंगे अभी जब हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज, इसे जो है वो अनुसंधान के लिए, अनुसंधान हेतु समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अब इसे क्यों कहते हैं तो अभी मैं इसमें फिर सब पॉइंट्स निकालूंगा। चलिए हम इसे निकालना ही प्रारंभ कर देते हैं यहीं से। याद रखें कि इसे अनुसंधान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो याद रखें कि वो यूरोप हो, इस प्रकार से देखें, वो यूरोप हो या वो एशिया हो या वो उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका हो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हो। ये याद रखें कि इन सभी के महाद्वीपों से अलग अलग देशों ने जो है यहां पर अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित करे हैं। इसमें एशिया से हम देखने वाले हैं इंडिया के बारे में। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्यों आपसे इस मैपिंग को ध्यान से देखने कह रहा था। याद रखें इंडिया ने अपना जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित करा है, कहां पर है तो याद रखिए ये जो है आपको देखने को मिलेंगे 3। फाइन, एक का नाम है गंगोत्री या फिर आप कह लीजिए दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। इसी प्रकार से याद रखें कि एक और आपको महाद्वीप देखने को मिलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एक और आपको अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा, इसे जो है वो भारती के नाम से जाना जाता है, और एक और है जिसे मैत्री के नाम से जाना जाता है। तो मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री ये हमारे जो है वो 3 मेजर जो है वो स्टेशंस हैं या आप कह लीजिए ऑब्जर्वेशन यूनिट्स हैं। यहां से हम जो है ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। अब किस चीज के ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो या फिर स्पेस से रिलेटेड हो या फिर स्टोर हाउस से रिलेटेड हो। स्टोर हाउस का मतलब क्या है, याद रखें कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण कभी ना कभी ऐसा आएगा कि एक ऐसी विषम परिस्थिति बनेगी जहां पर मानव जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उस समय के लिए फूड स्टोरेज रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, फाइन, वो समय आएगा तब के लिए हम जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर पाए, उसकी टेक्नोलॉजी को विकसित करना, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उस परिस्थितियां को समझना कि वो कब और कैसे ट्रिगर होंगी, उसमें कैसे सर्वाइवल होगा, इन सारी चीजों का अनुसंधान पहली चीज। और दूसरी चीज है कि हम यहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। यहां पर जो है ऑब्जर्वेशन हो सकता है स्पेस से रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन हो सकता है धरती से रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन किसी का भी हो सकता है। फाइन, तो ये याद रखें कि यहां पर जो है हमारे 3 स्टेशन हैं। इसमें आपको क्या याद करने की आवश्यकता है तो आइए मैं आपको इधर समझाता हूं। याद रखिए कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन सेंटर हैं आप देख पाएंगे कि इस तरफ है इंडियन ओशन। याद रखिए हिंद महासागर की तरफ जो होकेन या किंग होकेन सागर है,
याद रखिए इसके तरफ हम देखने को मिलता है हमें हमारा क्षेत्र, और याद रखिए हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये वास्तविकता में हमारे ऑब्जर्वेशन सेंटर्स हैं। क्लियर? एक चीज। दूसरी चीज याद रखिए इसी प्रकार से कि यहां पर यूरोप वाला जो पार्ट है और पूरा एशिया के लिए याद रखिएगा कि ये हमें जो है हिंद महासागर के साइड, इंडियन ओशन के साइड ये ऑब्जर्वेशन जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, हिंद महासागर के साइड। यूरोप वाले जो है वो अटलांटिक के साइड, और अमेरिकन वाले भी अटलांटिक की तरफ ही हमें देखने को मुख्यतः मिलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रशिया के जो सेंटर्स हैं वो भी आपको जो है वो अटलांटिक के तरफ देखने को मिलेंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि भारत का जो गंगोत्री और मैत्री है, ये मैंने यहां मार्क कर रखा है। याद रखिए गंगोत्री मैत्री के पास ही इस स्थान पर आप लोग मार्क करेंगे। याद रखिए इस स्थान पर जो है रशिया का भी ऑब्जर्वेशन सेंटर है। फाइन, तो याद रखिए हमारा दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री, इसके नीचे रशिया का ऑब्जर्वेशन सेंटर, फिर उसके नीचे जो है वो भारतीय आपको देखने को मिलता है। एक ये है। अब दूसरी चीज याद रखें, इस महाद्वीप को जो है वो निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, इसे कहा जाता है निर्जन महाद्वीप। और इसका मुख्यतः कारण क्या है? तो यहां पर मानव अधिवास यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट सबसे कम है। और यह भी याद रखिए कि यहां पर जैव विविधता ये भी काफी कम देखने को मिलती है। अब यहां पर कौन कौन से जीव हैं ये याद रखिएगा। अभी मैं इन जीवों के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर हम देखने वाले हैं पेंगुइन्स के बारे में, बट उसे देखने से पहले हम मैपिंग वाला पार्ट कंप्लीट करें। याद रखें कि इस महाद्वीप के लिए आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। याद रखिएगा एक पर्वत है, मैं इस प्रकार से अगर आपको दिखाऊं, इसे कहा जाता है ट्रांस अटलांटिक पर्वत। याद रखिएगा ट्रांस अटलांटिक पर्वत जो है वो ईस्ट अंटार्कटिका को वेस्ट अंटार्कटिका से अलग करता है। आइए मैं इसे मेंशन करता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी कुछ है इसमें जानने के लिए। यहां ध्यान दे, याद रखिएगा इस महाद्वीप की मैपिंग में अगर हम फोकस करें तो यहां आपको एक पर्वत दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। यहां ध्यान दे, इसे कहा जाता है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। फाइन, ध्यान से देखिएगा, इसे कहा जाता है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। अब ध्यान से देखें, याद रखें इस माउंटेन के, इस पर्वत श्रेणी के एक तरफ आपको जो है वो पश्चिमी भाग दिखाई देगा, पश्चिमी अंटार्कटिका दिखाई देगा, और एक तरफ जो है आपको पूर्वी अंटार्कटिका दिखाई देगा। अब यहां समझिएगा, याद रखें जो पश्चिमी अंटार्कटिका वाला पार्ट है इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके एक तरफ तो याद रखें आपको जो है जो पूर्वी अंटार्कटिका वाला पार्ट है, इस तरफ जो है वो आपको एक दक्षिणी गंगोत्री, एक मैत्री, एक भारती, ये जो है हमारे ऑब्जर्वेशन सेंटर हैं, ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा याद रखिए अमेरिकन उच्च भूमि यहां आपको देखने को मिलेगी। ये क्यों देख रहे हैं? तो याद रखिएगा ये जो अमेरिकन उच्च भूमि है इसके ऊपर इस स्थान पर आपको प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स दिखाई देते हैं। क्लियर? अब ये प्रिंस चार्ल्स माउंटेन क्या है तो आइए मैं आपको यहां बताता हूं। याद रखें पश्चिमी क्षेत्र में आपको इस स्थान पर कुछ इस तरीके से जो है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन दिखाई दिए, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन याद रखें ये दिखाई देते हैं। और ये याद रखिएगा यहां पर एक आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है, कौन सा है तो ये देखिए, याद रखें एल्बर्ट हिमनद। फाइन, एल्बर्ट ये जो हिमनद है, जस्ट अ सेकेंड मैं यहां मेंशन भी कर दूं, इसे कहा जाता है, याद रखें इसे कहा जाता है एल्बर्ट या फिर लैम्बर्ट। फाइन, बोथ नेम यूज होते हैं। यहां पर मैंने एक नाम लिखा है, दूसरा नाम मैं आप लोग को और बता देता हूं, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। लैम्बर्ट या एल्बर्ट, वैसे सामान्यतः जो है लैम्बर्ट हिमनद जो है वो देखने को मिलता है, ये आपको दिखाई देगा। और याद रखें कि ये जो हिमनद है ये विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। फाइन, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद, बड़ा हिमनद। याद रखें ये नेम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैम्बर्ट हिमनद। एक ये पार्ट याद रखिएगा।
दूसरी चीज याद रखें कि ये प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास स्थित है, दूसरा पॉइंट। अब एक और चीज याद रखें कि ये जो श्रेणी है, फाइन, ये जो श्रेणी आपको दिख रही है, याद रखें इसके ऊपर भारती है, जो हमारा मेन जो है वो ऑब्जर्वेशन सेंटर है। ये कम लोगों को पता है, याद रखिए जो दक्षिण गंगोत्री है वो अभी जो है सप्लाई के लिए, यानी कि इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके सप्लाई के लिए यूज होता है। मेन ऑब्जर्वेशन जो है मैत्री और भारती से देखने को मिलता है। ये एक चीज याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम अगर इधर आए तो याद रखें, जस्ट अ फ्यू सेकंड, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्षेत्र है इस पूर्वी वाले भाग में आपको यहां जॉर्ज पंचम नाम से जो है वो एक उच्च भूमि क्षेत्र दिखेगा। याद रखें ये एक पठारीय क्षेत्र है, बर्फ से अर्थात हिम से हिमाच्छादित है, लेकिन काम की बात यह है कि इसके सामने कॉमनवेल्थ बे है। जॉर्ज पंचम जो थे ये ब्रिटेन के किंग थे, फाइन। अब मुझे बताइएगा ये जॉर्ज पंचम का भारतीय इतिहास के साथ क्या संबंध है, फाइन। मैं ये मानकर चलता हूं आपको इस बारे में पता हो। और देखिए याद रखें हिस्ट्री को जो है आपको टाइमलाइन पर याद करना चाहिए, फाइन। जैसे आपको ऐसा पता होना चाहिए कि भाई 1915 में गांधी जी जो है वो भारत आए, 16 में उन्होंने भारत जो है भ्रमण करा, 17 में जो है उन्होंने एक जो है वो आंदोलन करा, फिर 18 में खेड़ा करा, 19 में जो है वो रोलेट सत्याग्रह करा, फिर 20 में जो है वो इस प्रकार से हिमन आप पाएंगे कि आप हिस्ट्री में इस तरीके से जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर हिस्ट्री को देखें तो याद रखें आपको हिस्ट्री बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड होगी। इसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि जो जॉर्ज पंचम नाम से उच्च भूमि क्षेत्र है ये भी आपको दिखाई देता है कहाँ, इसी ईस्टर्न पार्ट में, इसी पूर्वी भाग में, और इसी के सामने आपको कॉमनवेल्थ बे दिखाई देती है। कॉमनवेल्थ नेशन कौन से हैं, आई थिंक आप लोगों को हिस्ट्री में ये बेहतर तरीके से पता होगा। तो यही हम जो है, माफ कीजिएगा ये मैं पश्चिमी में लिख रहा था, ये पूर्वी भाग है, वास्तविकता में ये पश्चिमी भाग नहीं है, ये जो है वो एक करेक्शन है, आप थोड़ा सा इसे देख लें, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी के बारे में हम चर्चा करें, नीचे पश्चिमी हम देखने वाले। ओके, तो अब एक चीज और याद रखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया, एक अमेरिकन उच्च भूमि, अमेरिकन हाईलैंड्स, और एक मैंने आपको बताया जॉर्ज पंचम, और इसी के सामने जो है आपको कॉमनवेल्थ बे अर्थात आपको खाड़ी दिखाई देगी, फाइन। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आए पश्चिमी भाग के बारे में हम कुछ देखते हैं, लेकिन पश्चिमी भाग में जाने से पहले ये याद रखिए कि ये जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है जिसे कहा जाता है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, याद रखें कि ये जो माउंटेन है ये दो भागों में से विभाजित करता है। इसके समानांतर एक श्रेणी है, याद रखिएगा इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, ये क्वीन ऑफ मोड है, ठीक, ये वाली, ये याद रखिए। ये यहां पर स्थित दो हिमपट्टियां, अब ये हिमपट्टी क्या है, कुछ नहीं, ये याद रखें कि ये एक महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये पूरा जो व्हाइट कलर से बना है ये महाद्वीपीय क्षेत्र है। अब समझिए जैसे महाद्वीपों में जलमग्न तट होते हैं उसी प्रकार से यहां पर हिमपट्टियां होती हैं, ठीक है। ये सागर का क्षेत्र आप कह लीजिए, महाद्वीपीय और महासागर के बीच का एक क्षेत्र होता है, इसे हिमपट्टी कहा जाता है। यहां पर दो हिमपट्टी काफी प्रसिद्ध हैं, याद रखिए इसे कहा जाता है रॉन, इसे कहा जाता है रॉस। रॉन और रॉस दो प्रमुख हिमपट्टियां हैं, किसमें, अंटार्कटिका में, और इन्हें कनेक्ट करता है क्वीन ऑफ मोड, ये जो है एक पर्वत श्रेणी है, इसके बीच में उपस्थित है, क्लियर। तो क्वीन ऑफ मोड जो है रॉन और रॉस नाम की दो हिमपट्टियों को जो है वो कनेक्ट करती है। मैं यहां पर इसे मेंशन भी कर दूं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, फाइन। इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ मॉड, और याद रखें ये कनेक्ट करती है रॉन को रॉस, माफ कीजिएगा, रॉस हिमपट्टी से, क्लियर। अब यहां ध्यान दें, याद रखें इसके बाद का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, याद रखें इस क्षेत्र को कहा जाता है अंटार्कटिका का प्रायद्वीप, फाइन। कई बार इसे जो है पालमेयर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, बट मुख्यतः इसे जो है इस नाम से जाना। अभी मैं इन सागरों पे आऊंगा जब मैं पेंगुइन्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए जो है ये मैंने पहले से प्लॉट कर रखा है जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए। याद रखें
कि यहां आपको जो है वो अंटार्कटिका का प्रायद्वीप दिखाई देगा, अंटार्कटिका प्रायद्वीप। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये प्रायद्वीप दिखाई देगा। याद रखिए इस प्रायद्वीप को अगर मैं यहां पर लोकली जो है वो प्लॉट करने का प्रयास करूं तो याद रखें कि आपको कुछ इस तरीके से जो है ये देखने को मिलेगा। फाइन, यहां आपको जो है वो रॉस और रोन ये जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि इस प्रायद्वीप के एक तरफ कुछ इस तरीके से अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो याद रखिए यहां पर एक सागर है। ठीक, याद रखिए इस सागर का नाम क्या है। फाइन, एक सागर यहां आपको दिखाई देगा और इसी प्रकार से एक सागर आपको याद रखिए यहां पर दिखाई देगा। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वेलिंग्सहाउज़ेन सागर है। बहुत ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो सागर है इसे कहा जाता है वेलिंग्सहाउज़ेन। याद रखें दोनों नाम यूज होते हैं। जब हम पेंगुइन्स के बारे में देखते हैं तो ये वाला नाम ज्यादा यूज होता है, वेलिंग्सहाउज़ेन सागर। अब ये याद रखिए ये कहां पर है, तो ये है अंटार्कटिका वाले क्षेत्र के किस तरफ, पश्चिमी तरफ। एक ये पार्ट याद रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखें कि इसके एक तरफ जो है ये दूसरा सागर दिखाई देगा। याद रखें इसे कहा जाता है वेडेल सागर। ठीक, अब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं ये ध्यान से देखें। इसे कहा जाता है वेडेल सागर। अब याद रखिए ये जो अंटार्कटिका का प्रायद्वीप है या पेनिनसुला है, ये याद रखिएगा इस प्रायद्वीप या इस पेनिनसुला के जो क्षेत्र है इसे पूरी तरह से हिमाच्छादित होना चाहिए। बट याद रखिएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, फाइन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसके कारण याद रखिएगा कि ये क्षेत्र जो है वो लगातार यहां से हिम का आवरण अलग हो रहा है, ये क्षेत्र पिघल रहा है और याद रखिए कि यहां पर तापमान जो है वो बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। अब ये वृद्धि का हमारे सिलेबस के साथ क्या कनेक्शन है, तो याद रखिए इस तापमान में वृद्धि के कारण यहां पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। फाइन, जीवों पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहां ध्यान दें, याद रखें इस क्षेत्र के प्रमुख जो जीव हैं वो इसी एरिया में क्यों रहते हैं, तो सेंट्रल वाले पार्ट में तो अत्यधिक ठंडी होती है, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इस कारण वहां सर्वाइवल मुश्किल है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत जो है वो कम ठंडा है, गर्म तो हम किसी कंडीशन में नहीं कह सकते, कम ठंडा है और इस कारण जो है यहां पर आपको कुछ जीव देखने को मिलते हैं। अब इसमें याद रखिएगा जो अंटार्कटिका का प्रायद्वीप है यहां कौन सा जीव मुख्यतः देखने को मिलता है, और ये वेलिंग्सहाउज़ेन सागर में सामान्यतः जो है वो इसकी संख्या ज्यादा दिखती है। कौन सा है वो जीव, तो याद रखिए इसे कहा जाता है पेंगुइन्स। फाइन, अब हम इन जीवों के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, ध्यान से सुनिए। याद रखिए ये जो पेंगुइन्स हैं इनके लिए आपको पहली चीज तो पता होना चाहिए कि ये स्थानिक प्रजाति हैं। अब यहां समझते जाइए, याद रखिए ये स्थानिक प्रजाति है अंटार्कटिका की। अब ये भी याद रखिएगा कि अंटार्कटिका का कौन सा भाग, तो ये वाला भाग कौन सा है, ये पश्चिमी भाग है, ये मुख्यतः पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। एक बार यूपीएससी ने अपने एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा था बेसिकली कि क्या कारण है कि जो ध्रुवीय भालू है वो पेंगुइन का शिकार नहीं करते। फाइन, ये सिविल सर्विसेज का प्रश्न नहीं था, ये सीडीएस का या सीएपीएफ का प्रश्न था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन जो एग्जाम है जैसे सीडीएस हो गया या सीएपीएफ हो गया, इनमें जो कंटेंट होता है, जो प्रश्न होते हैं, ये एक्सचेंज जरूर होते हैं। अगर यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में कोई प्रश्न पूछा तो बिल्कुल संभावना है कि वो सीडीएस में आ सकता है, और सीडीएस में अगर कोई प्रश्न पूछा है तो बिल्कुल संभावना होती है कि आपको सिविल सर्विसेज में देखने को मिले। अब ये याद रखें कि यहां पर जो आपको पेंगुइन्स दिखाई देते हैं ये यहाँ के स्थानिक प्रजाति है, एंडेमिक है।
फाइन। अब ये दूसरी चीज याद रखिए कि वैसे एंडेमिक कहना तो गलत होगा क्योंकि अदर क्षेत्र में भी मिलते हैं, बट हाँ नेटिव कहना ये ज्यादा सही है। अब यहां ध्यान से सुनिए, ध्रुवीय भालू जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है और जो पेंगुइन्स हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। और उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा कि पेंगुइन के मीट में पॉइजन होता है, पेंगुइन का अपना कोई डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पेंगुइन की दृष्टि जो है ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू भालू, और भालू को जो है वो काले रंग पर सफेद रंग पर काला रंग बेहतर तरीके से दिखाई नहीं देने के कारण, अब ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा। फाइन, ये जो है वो दिखाई नहीं देते या फिर ये जो है उनका शिकार नहीं करते। ये याद रखिए कि पेंगुइन का शिकार ध्रुवीय भालू इसलिए नहीं करता क्योंकि ध्रुवीय भालू उत्तरी ध्रुव में रहता है और पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। फाइन, माइग्रेट करते हुए कुछ जाते हैं बट वो बहुत माइनर होता है, बहुत रेयर है, वो भी बहुत नीचे होते हैं, ध्रुवीय भालू वहां तक नहीं आ सकते। फाइन, तो ये याद रखिएगा कि जो अंटार्कटिका प्रायद्वीप है यहाँ के मूल जो है या आप कह लीजिए स्थानिक प्रजाति है पेंगुइन्स की, ये पश्चिमी भाग में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये याद रखिए कि इसका मैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, ये मैंने कवर भी करा था जिसमें मैंने कहा था 10,000 से ज्यादा जो है वो पेंगुइन्स की जो है वो मृत्यु हुई है अंटार्कटिका वाले एरिया में, और इसे मैंने समझाया था, इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर। फाइन, इस वर्ड को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही आएंगे। कारण क्या है, और ये याद रखें कि वो क्राउड जो सामान्यतः सतही चीजों को केवल पढ़कर एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचता है, ये याद रखिए एग्जाम स्पेशलाइज्ड है, लोग सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, 6-6, 7-7 साल तक लगे होते हैं, क्यों क्लियर नहीं होता? उसका कारण यही है कि एक बार ये मेंटेलिटी बना ली कि मुझे ये याद रहना चाहिए, इसके अलावा कठिन चीजों पर अपने आप को फोकस करा ही नहीं। ये ब्रीडिंग फेलियर्स आते हैं एग्जाम में। याद रखिए आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है पृथ्वी पर प्रदूषण और प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर दुष्प्रभाव। याद रखिए उन दुष्प्रभावों में से सबसे साइंटिफिक, सबसे जो है इंपॉर्टेंट जो प्रभाव है वो ये है जिसमें ब्रीडिंग फेलियर्स होते हैं। मैंने आपको एक समय पर जो है वो रेड पांडा के बारे में बताया था जिसमें हमने डिस्कस करा था बेसिकली जेनेटिक बॉटलनेक के बारे में, बेसिकली हमने डिस्कस करा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में पेंगुइन्स में, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में रेड पांडा में, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पेंगुइन्स में। याद रखिए इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर। कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर, इसे कहा जाता है विनाशकारी प्रजनन। फाइन, अब ये विनाशकारी प्रजनन क्या है या फिर विनाशकारी प्रजनन विफलता क्या है? फाइन, तो याद रखिए विनाशकारी प्रजनन विफलता ये हुई है बेसिकली कि याद रखें कि विलिंग्सहाउज़न ये जो क्षेत्र है यहां पर पेंगुइन्स ने अपने एग दिए थे। याद रखें ये एग देने के पश्चात उसे क्या करते हैं, उसे संरक्षित रखते हैं, उसे उसी प्रकार से जैसे नॉर्मल बर्ड जो है उन्हें सुरक्षित रखती हैं उसी प्रकार से उसे सेते हैं, उसे रखते हैं। पर जब पक्षी निकलते हैं तो याद रखिए कि वो जो जीव है वो उस समय तुरंत तैरने के लिए तैयार नहीं होता, उतने ठंडे पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं होता। अब हुआ क्या, तो याद रखिए जस्ट बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है उसके कारण कुछ क्षेत्रों में तापमान जो है वो बढ़ गया। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, इस क्षेत्र में मान लीजिए जो है वो क्या है, यहां पर पेंगुइन्स ने अपने अंडे दिए हैं। फाइन, अब तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने के कारण यहां की बर्फ पिघल गई तो वो अंडे या तो अंडों से निकले नवजात बच्चे ये पूरे के पूरे पानी के संपर्क में आए। और याद रखिए कि ये बच्चे अभी तैरने के लिए या उतने ठंडे पानी के लिए तैयार नहीं थे, और यहां पर जो पेंगुइन थे उन्होंने अंडे दिए और सारे के सारे अंडों से जो है वो निकले जीव समाप्त हो गए। एस्टीमेट ये था कि 10,000 से ज्यादा पेंगुइन्स की मृत्यु हुई। अब सोचिए कितना क्रूर दृश्य होगा या कितना जो है वो खराब कंडीशन क्रिएट करी है ह्यूमंस ने सिर्फ बिकॉज ऑफ आर इनिशिएटिव फॉर गेनिंग डेवलपमेंट। फाइन, पर ये याद रखें कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया या चाइना नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली वेस्टर्न नेशंस हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो तबाही विश्व में दिखाई दे रही है ये भारत या चीन के द्वारा जलाए गए कोयले से नहीं है। ये स्पष्ट है कि बीते 150 से 200 सालों में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके पश्चिमी देशों ने डेवलपमेंट गेन करा है उसका रिजल्ट है ये घटनाएं, ना कि भारत और चीन के द्वारा बीते 20 सालों में जलाया गया कोयला।
फाइन। तो इसे याद रखें कि इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो क्षेत्र है जहां पर पेंगुइन्स ने बेसिकली अपने एग दिए, याद रखें वो एग पानी में चले गए, इससे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर। अब इसके कारण पेंगुइन्स न्यूज में आ गए, इसके कारण अंटार्कटिका की न्यूज जो है वो चल गई, और इसी कारण आपको ये पूरी मैपिंग पता होनी चाहिए। अब इसमें याद रखिए ये जो अंटार्कटिका का प्रायद्वीप है ये इसके कहां आता है, ये इसके पश्चिमी भाग में आता है, पहली चीज। अब जो पश्चिमी भाग में आता है इसके एक तरफ जो है वेडेल सागर है, याद रखिए वेडेल सागर जो है वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यहां मैं अगर आपको बताना चाहूं तो याद रखिए ये जो है ये अटलांटिक, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, पहली बात। ये जो वेलिंग्सहाउजन सागर दिखाई दे रहा है ये याद रखिए ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये पैसिफिक ओशन का भाग है, और प्रशांत महासागर की तरफ आता है बेसिकली। और ये याद रखें कि यहीं पर एग्जैक्टली जो है वो पेंगुइन्स की मृत्यु हुई है। अब चूंकि ये पेंगुइन्स न्यूज में है, आइए हम इन जीवों के बारे में भी कुछ देख लें, अदरवाइज आपको जो है वो प्रश्न सॉल्व करने में समस्या होगी। फाइन, तो आइए देखते हैं पेंगुइन्स के बारे में। अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए, और एक मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर डेडिकेटेड के क्यों हुई है 10,000 से ज्यादा पेंगुइन्स की मृत्यु। यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए कि पेंगुइन्स जो है ये एक पंछी हैं, ये बर्ड्स होती हैं, और ये जो बर्ड्स हैं ये अडॉप्ट हो चुकी हैं, अनुकूलित हो चुकी हैं अब जो ठंडा पानी का क्षेत्र है वहां रहने के लिए। ये उड़ना छोड़ चुकी हैं और तैरने पर फोकस कर चुकी हैं बाय द हेल्प ऑफ अडॉप्टेशन या अनुकूलन। अब यहां याद रखें कि ये जो है इतने कम तापमान पे, अत्यधिक कम तापमान पर किस प्रकार से सरवाइव कर पाती हैं, ये संभव हो पाता है इनके फर के कारण। और याद रखिए ये जो फर है इसे कहा जाता है बेसिकली, इसे कहा जाता है एयरलॉक फर सिस्टम। और याद रखिए ये जो एयरलॉक फर सिस्टम है इसमें होता क्या है, कुल मिला के जो हवा है इनके फर के अंदर भर जाती है, और ये याद रखिए कि जब ये भर जाती है तो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इनके शरीर के अंदर जो गर्मी होती है, याद रखिएगा इस गर्मी को बाहर आने से ये एयरलॉक फर जो है वो रोकते हैं, इस कारण ये इतने कम तापमान में पानी के साथ भी सरवाइव कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए कि ये जो जीव हैं, याद रखिएगा, जस्ट अ सेकंड मैं इसे जो है थोड़ा बड़ा कर लिख दूं जिससे आपको इसकी रीडेबिलिटी ठीक लगे। याद रखिए कि ये जो पेंगुइन है इसमें सेकंड पॉइंट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है कि ये एकमात्र ऐसे जीव हैं जो खारे पानी को भी पी सकते हैं। फाइन, यानी कि ये खारे पानी को ड्रिंक कर सकते हैं। और इसके लिए याद रखिएगा ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसका मुख्य कारण है बेसिकली इनके शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है ऑर्बिटल ग्रंथि। और याद रखिए ये जो ऑर्बिटल ग्रंथि है, हमेशा याद रखिएगा कि इनके रक्त के अंदर से जो खारा पानी है उसे बाहर निकाल देती है, खारे पानी को शरीर से बाहर निकाल देती है, बाहर करती है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो जीव हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10,000 में से एक पेंगुइन ऐसा होता है, इसे हम इजाबेल या इजाबेलिन पेंगुइन कहते हैं। और याद रखिए ये जो इजाबेलिन पेंगुइन है, ये पेंगुइन जो है ये ब्राउन कलर का होता है बेसिकली। 10,000 में एक ही ये पेंगुइन होता है, ये भूरे कलर का या ब्राउन कलर का होता है। और याद रखिए इसके इसी कलर के कारण जो है वो अदर कोई भी पेंगुइन इसका साथी नहीं बनता, और यही कारण है कि इस प्रकार के ब्राउन पेंगुइन्स की प्रजातियां हमें देखने को नहीं मिलती। याद रखिए कि ये पेंगुइन हमेशा लाइफ टाइम अकेला ही रहता है और काफी ज्यादा सैड लाइफ जो है वो प्ले करता है।
और ब्राउन कलर के पेंगुइन कभी क्यों नहीं दिखते, इसका भी मुख्य कारण यही है कि इस पेंगुइन के साथ जो है अदर कोई भी पेंगुइन प्रजनन नहीं करता। इसे कहा जाता है वो स्थिति जहां पर जीव जो है वो खुद से कुछ जीवों को निष्कासित कर देते हैं अपनी कम्युनिटी से। क्लियर है? और इसमें याद रखें कि ये जो इजाबेलिन पेंगुइन है, ये पेंगुइन बेसिकली जो है इनकी जनसंख्या बढ़ती अगर इसके साथ अदर पेंगुइन्स भी ब्रीडिंग करते, पर नहीं करते हैं। ये दिखाता है कि सामुदायिक रूप से जो है इन्हें हटा दिया जाता है कम्युनिटी से। फाइन, तो ये काफी कम होते हैं, 10,000 में एक ही पेंगुइन इस प्रकार का होता है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि सामान्यतः यह समझा जाता है कि पेंगुइन जो है वो ठंडे क्षेत्र में ही रहते हैं, यानी कि पेंगुइन केवल और केवल ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा समझा जाता है। पर याद रखिए कि पेंगुइन्स की 18 प्रजातियां विश्व में जो है वो उपस्थित हैं। पेंगुइन की जो है 18 प्रजातियां पाई जाती हैं। और याद रखिए ये जो है उनमें से पेंगुइन्स आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से, याद रखिएगा ये आपको ध्रुवीय क्षेत्रों तक दिखाई देता है, ध्रुवीय क्षेत्रों तक देखने को मिलते हैं। अब यहां समझिएगा कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र पर हैं वो तो हमें समझ में आ रहा है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलने वाले कौन से हैं? तो एक उदाहरण याद रखिएगा, एक पेंगुइन है जिसे कहा जाता है गैलापागोस, गैलापागोस पेंगुइन। अब याद रखिए गैलापागोस द्वीप कहां है, तो आपको याद आ रहा होगा अगर आपने मैपिंग की पूरी क्लासेस अटेंड करी हैं कि ये गैलापागोस जो द्वीप है ये दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। यहीं पर बैठकर चार्ल्स डार्विन ने बर्ड्स का अध्ययन करके जो है मानव के उद्विकास विकास का सिद्धांत लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी थी। याद रखिए ये उसी गैलापागोस द्वीप के पास भी मिलते हैं गैलापागोस पेंगुइन्स। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तक रहने वाले पेंगुइन हैं और यहां नीचे ध्रुवीय क्षेत्र तक ये पाए जाते हैं, यानी कि नो डाउट के मुख्यतः ये ध्रुवीय क्षेत्र में ही मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे पेंगुइन्स ने जो है अपना क्षेत्र चेंज भी करा है। इस चीज को याद रखिएगा। कुल मिला के 18 प्रजाति हैं। इसमें से याद रखिए जो सबसे बड़े होते हैं इन्हें कहा जाता है एम्परर, एम्परर पेंगुइन। और दूसरे याद रखिएगा कि वो पेंगुइन जो सबसे छोटे होते हैं इन्हें ब्लू पेंगुइन कहा जाता है, ब्लू पेंगुइन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और याद रखें एम्परर पेंगुइन जो है सबसे बड़े होते हैं, लगभग 4 फीट के, सबसे बड़े पेंगुइन ये जो है माने जाते हैं। और ये जो है सबसे छोटा पेंगुइन होता है, सबसे छोटे पेंगुइन। कॉमन सी बात है, याद रखिएगा जहां के नेटिव हैं, जहां के मूल निवासी हैं, वहां पर जो पेंगुइन रहते हैं उनका साइज बड़ा होता है। और जिन 10,000 पेंगुइन्स की मृत्यु की मैं बात कर रहा था ये मुख्यतः एम्परर पेंगुइन्स ही हैं। ये याद रखिए कि जो पेंगुइन्स होते हैं ये सामान्यतः मानव से ज्यादा नहीं डरते। इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि पेंगुइन्स जो है वो ह्यूमंस को पहले देख चुके हैं या फिर इनके अंदर अडॉप्टेशन है। बस ऐसा है कि जब ह्यूमंस जाते हैं तो पेंगुइन्स जो है वो दूर से इसे दूसरा पेंगुइन समझते हैं, इसलिए जल्दी ये भागते नहीं हैं। फाइन, पर ये सामान्य जानवर की तरह ही होते हैं, सामान्य एनिमल्स की तरह ही होते हैं। ये याद रखिएगा ये इनिशियली पंछी थे, अनुकूलन के द्वारा वाटरलॉक फर के यूज से ये ठंडे पानी में रहने के लिए अडॉप्ट हुए हैं। ये याद रखिए कि ये जीव जो है एकमात्र ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीवों में से एक हैं जो खारे पानी को भी पी सकते हैं। इसका मुख्य कारण इनकी ऑर्बिटल ग्रंथि होती है। 18 से ज्यादा प्रजातियां इनकी जो है वो पाई जाती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर ये जो है आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक देखने को मिल सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक एग्जांपल याद रखिएगा, गैलापागोस द्वीप में मिलने वाला पेंगुइन। ये पेंगुइन जो है उसी द्वीप में है जहां चार्ल्स डार्विन ने जो है मानव के उद्विकास विकास का सिद्धांत लिखा था और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी थी। इसके अलावा ये भी याद रखें कि सबसे बड़ा पेंगुइन जो है एम्परर पेंगुइन है और ये भी याद रखिएगा ये इसी ध्रुवीय क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा सबसे छोटा पेंगुइन जो है ये आपको धीरे धीरे गर्म इलाकों में देखने को मिलते हैं। ब्लू पेंगुइन जो है ये सबसे छोटे पेंगुइन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक एसाबेलिन जो पेंगुइन है ये पेंगुइन के लिए याद रखें कि ये 10,000 में एक होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं।
इनकी और ज्यादा जो है वो वैरायटीज नहीं दिखती। इसका कारण है कि अदर जो है पेंगुइन्स इसके साथ कभी भी प्रजनन करना प्रेफर नहीं करते। यहां ध्यान दें, याद रखिएगा कि ये जो पेंगुइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां जो हमने देखा, ये मुख्यतः इनका आवाज, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको इस क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। ये याद रखें। इसके अलावा जो पेंगुइन्स इधर पाए जाते हैं, ये सामान्यतः कम देखने को मिलते हैं। मुख्यतः विस्तार आपको इसी स्थान पर देखने को मिलता है। तो ये हमने जो है मुख्य भूमि के बारे में कवर करा। अब आइए इसके लोकल सीज को देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं समझना है, पर हाँ आपको एक ब्रॉडर सेंस में जानकारी होना आवश्यक है। यहां याद रखें, वेलिंग्सहाउज़न सागर, ये सागर जो है वो अटलांटिक, माफ कीजिएगा, अंटार्कटिका के प्रायद्वीप के आपको पश्चिमी तरफ दिखाई देगा। वेडेल सागर ये पूर्वी तरफ दिखाई देगा। वेडेल सागर के बाद जो नेक्स्ट है हकोन या किंग हकोन सागर, ये याद रखिए, इन दोनों के बीच ही आपको भारत की 3 ऑब्जर्वेटरीज दिखाई देंगी। इसमें सबसे ऊपर दक्षिणी गंगोत्री होती है, उसके नीचे मैत्री है, और उसके नीचे जो है आपको भारती दिखाई देगी। मेन ऑब्जर्वेशन का कार्य जो है वो मैत्री और भारती करते हैं। जो गंगोत्री है ये सप्लाई का काम करती है, पहली चीज। इसके नीचे याद रखिए कि यहां पर आपको जो है हकोन सागर के नीचे जो है डेविस सागर दिखाई देगा, और एक डेविस जल संधि भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। वो ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है, और कनाडा वाले क्षेत्र के बीच स्थित है। फाइन। ये डेविस जल संधि जो है आपको दिखाई देगा, बफिन के क्षेत्र को जो है वो कनेक्ट करती है अटलांटिक के क्षेत्र से या लेब्राडोर सागर से। ये याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। फाइन। ये डेविस सागर है। डेविस सागर से आप नीचे आएंगे तो ये दुर्विल सागर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिए अमेंडसन ये एक सी है। इसके बीच में जो है रॉस हिम पट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्षेत्र जो है आपको आउटर से पता होना चाहिए। ये याद रखें, ये अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है, ये पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है, और यहां पर आपको जो है वो इंडियन ओशन वाला एरिया दिखाई देगा, हिंद महासागर का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये डायमेंशन आपको बाहर से पता होने चाहिए अंटार्कटिका के बारे में। अब जो हमारा लास्ट डायमेंशन है, याद रखें कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। याद रखें, इस महाद्वीप को जो है वो समाप्त होता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। समाप्त होता महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि इसे समाप्त होता हुआ क्यों कहते हैं। याद रखिए, आई थिंक आप में से कुछ बच्चे इजीली गैस भी कर पा रहे होंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, तो याद रखें इसका मुख्य कारण, जैसा आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज है। अब यहां समझिएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो है, एक चीज तो इस क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ा रही है। फाइन, ये एक जो है वो खतरनाक बात है, तापमान जो है वो बढ़ा रही है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण जो तापमान बढ़ता है, ये तापमान बढ़ने के पश्चात जो सागरीय स्तर है, सागरीय स्तर है, इसे बढ़ा देता है, इसे जो है वो इंक्रीज कर देता है। अब यहां समझिए कि सागरीय स्तर बढ़ जाने से होता क्या है कि ये जो महाद्वीप है, याद रखें, इस महाद्वीप के तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं, अर्थात ये महाद्वीप समय के साथ पिघलता है। इस कारण समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त होगा डूबकर। कारण यह है कि जब ये पिघलेगा तो याद रखिए इसकी बर्फ सागरीय स्तर बढ़ाएगी। सबसे पहले सागरों का स्तर बढ़ेगा, और जब सागरों का स्तर बढ़ेगा, याद रखिएगा कि इसके कारण ये महाद्वीप धीरे धीरे जो है वो पानी के अंदर जाता जाएगा। ये मुख्य कारण है कि इसे कहा जाता है कि ये समाप्त होता हुआ महाद्वीप है। इस डायमेंशन को अपने दिमाग पर हमेशा क्लियर रखें कि समाप्त होता हुआ महाद्वीप कहने के पीछे का मुख्य कारण है कि सागरीय जो जल स्तर है, ये लगातार जो है वो बढ़ रहा है, लगातार इसमें बढ़ोतरी या वृद्धि देखने को मिलती है। फाइन, तो इसीलिए इसे समाप्त होता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है।
क्लियर? तो आई थिंक इतना पोर्शन आपको एंटार्क्टिका के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको जो ये मैंने एक्सप्लेन करा, ये एक्सप्लेनेशन भले ही आपको उतना इंपॉर्टेंट अभी फील नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में जब आपको इससे संबंधित प्रश्न दिखाई देंगे, तब आपको फील होगा दैट यस, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप जो है वो हमारे साथ नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस हैं उसमें होंगे। साथ ही जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं डेडिकेशन के साथ ये चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जरूर आए इन बैचेस में जो लिटरली पढ़ाई कर रहे हैं, लिटरली जिनका फोकस है एग्जाम क्वालिफाई करना। इस प्रकार के स्टूडेंट जो है अगर आते हैं तो याद रखिए कि जो टीचिंग स्पिरिट है वो नेक्स्ट लेवल पर जाती है जब डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है वो आते हैं। और मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप एंटरटेनमेंट के स्थान पर पढ़ाई कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर रहकर अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको केवल और केवल सही स्थान और सही अप्रोच की आवश्यकता है। आप सभी आए और आप सभी अपने सिलेक्शन के लिए अच्छे से मेहनत करें। इसके लिए ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद फिर आप जो है समय के साथ लेट होना प्रारंभ कर देंगे। तो मैं मानकर चलता हूं कि ये जो बैच है, इस बैच में मैं आप सभी को देखने वाला हूं। याद रखिएगा 31st ऑफ अक्टूबर इज द क्लोजिंग डेट फॉर एडमिशंस। फाइन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग जो है अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आप आगे किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं। आप सभी के कमेंट में ध्यान से रीड करता हूं, तो डू मेंशन योर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।